डिस्कस करने वाले हैं वन वे स्लैब में, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन था हमारा रिइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कुछ हमारी वैल्यूज क्लियर स्पैन की वैल्यू दी हुई थी 3 मीटर और लाइव लोड 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर जो हमारे पास गिवन था, और M20 कंक्रीट की ग्रेड हमें गिवन थी और Fe415 स्टील ग्रेड हमें यूज करके उस मिसिंग डाटा को हम इस प्रॉब्लम्स को क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 से 5 तक हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने MU की वैल्यू लास्ट टाइम डिस्कस की थी, मैक्सिमम फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट MU। ठीक है जी। तो अब हम अगर हम MU की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्टेप नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, फाइंड करेंगे MU लिमिटेड को, फाइंड MU लिमिटेड। ठीक है जी। तो MU लिमिटेड की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं, MU और MU लिमिटेड को कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि जो स्लैब हम डिजाइन करने वाले हैं एज अ बैलेंस सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है जी, वो हम चेक कर लेंगे। तो MU लिमिटेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं किस पे, ग्रेड पे। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास कितनी थी, Fe415। तो Fe415 के लिए जो हमारी वैल्यू रहती है कितनी थी, 0.138 FCK BD स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 0.138 FCK BD स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू को हम क्या पुट करते हैं, 0.138 FCK की वैल्यू कितनी है, हमारे पास ग्रेड दिया था 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनटू विड्थ ऑफ द स्लैब। विड्थ ऑफ द स्लैब यहाँ पे क्या है, 1 मीटर। ठीक है जी। तो विड्थ यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मीटर, तो mm में कन्वर्ट करेंगे, तो mm में वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे सारी, तो mm में हम क्या करेंगे, 1000 mm। ठीक है जी। तो यूज करेंगे यहाँ पे 1000। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ हमने अभी कैलकुलेट की थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब हमारे पास कितनी आई थी, 120 mm। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 120 mm पुट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने अज्यूम वो वैल्यू हमने क्या की थी, अज्यूम की थी। ठीक है जी। तो अज्यूम की तो यहाँ पे हम D की वैल्यू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे D की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अननोन रख सकते हैं। अगर हमने एक्चुअल में D की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, D की वैल्यू को अननोन रखते हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखना है यहाँ पे। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MU की वैल्यू हमारे पास MU लिमिटेड इक्वल टू रहेगा, MU लिमिटेड इक्वल टू, ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे, 2760 D स्क्वायर हमारे पास आ गया है MU लिमिटेड। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है हमने, क्योंकि D हमने अज्यूम वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखी है। पहले अगर देखें तो अज्यूम वैल्यू हमारी D की कितनी थी, अज्यूम्ड D थी हमारे पास 120 mm। ठीक है जी। आपने लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हो, उसमें हमारे पास D की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, वो थी 120 mm। ठीक है जी। तो अब हम एक्चुअल में कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो चेक करने वाले हैं। ठीक है जी। बैलेंस सेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, तो MU लिमिटेड की वैल्यू इक्वल टू ये है। अगर हम बैलेंस सेक्शन के, फॉर बैलेंस सेक्शन, यहाँ पे अगर बात करें हम फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, तो जो MU की वैल्यू इक्वल टू हम MU लिमिटेड रख सकते हैं। MU इक्वल टू MU लिमिटेड रहता है बैलेंस सेक्शन के लिए। तो MU की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम MU इक्वल टू MU इक्वल रखते हैं, तो बैलेंस सेक्शन के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं। तो MU की वैल्यू हम इक्वल टू क्या रख सकते हैं, MU के। तो MU की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं MU लिमिटेड की जगह पे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, MU की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 11407। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 11707 4.5 जितनी वैल्यू आई थी हमारे पास इनटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2760 D स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इस रिलेशन को अब हम क्या करने वाले हैं, अननोन हमारे पास D है, तो D की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो D इक्वल टू रूट कर देंगे। अगर हमने ये स्क्वायर हटाना है तो यहां से वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 11407.5 बाय
तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये और जो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में वो है, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू हमारे पास आई है 64.28, डी आ गया है यहाँ पे 64.28 mm, ओके। तो यानी कि जो डी हमने प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेप्थ है हमारी इफेक्टिव डेप्थ वो 64.28 mm है, ठीक है जी। तो जो अज्यूम की है हमारी कितनी थी 120, तो ये हमारी क्या है, यानी कि जो डी की वैल्यू 64, जो डी की वैल्यू है वो कितनी है 64.28, वो लेस देन है 120 mm से, ठीक है जी। यानी कि अज्यूम वैल्यू से, अज्यूम वैल्यू जो थी हमारी इफेक्टिव डेप्थ की, तो हेंस इट इज ओके। तो हमारी जो अज्यूम वैल्यू थी उससे कम ही है हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्थ है अज्यूम की थी वो ओके है, तो हम डी की वैल्यू 120 ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अज्यूम्ड वैल्यू अगर हम बात करें तो ये एक यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे हम हेंस डेप्थ अज्यूम्ड इज ओके, हेंस डेप्थ assumed is okay, ठीक है जी। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 mm लेके चलेंगे, और कैपिटल D हमारे पास कितना आया था 150 mm। तो ये वैल्यू हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे ये वैल्यू हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये हमारा जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमारी जो डेप्थ ऑफ अज्यूम्ड है वो सही है, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम एमयू लिमिटेड की वैल्यू और हम बैलेंस सेक्शन के लिए एमयू को एमयू लिमिटेड तक रख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एमयू की वैल्यू हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है, ओके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास एरिया ऑफ मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम स्लैब के केस में प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एरिया भी तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ मेन स्टील। तो मेन स्टील जो है उसके एरियाज को हम फाइंड आउट करेंगे। हम स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या करेंगे, की वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, और चेक करेंगे मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, और देखेंगे ये हमारी जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो सही है या नहीं, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7 कैलकुलेट करेंगे हम रिइंफोर्समेंट डिटेल मेन स्टील की। कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहने वाला है, कितना रिक्वायरमेंट रहेगी मेन स्टील जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे हमारे पास MU की वैल्यू अगर हम देखें, MU की टर्म में हम निकालेंगे AST की वैल्यू को। MU इक्वल टू क्या रहता है 0.87 FY AST। ये हम ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन में आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है जी। 0.87 FY AST D माइनस FY AST डिवाइडेड बाय FCK into B। ये वैल्यूज हैं, इसको हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं सारी। MU की वैल्यू हमारे पास नॉन है, FY हमारे पास है, D की वैल्यू अभी हमने देखा जो है सही थी, और FY AST यहाँ से अननोन है, ठीक है जी। तो अननोन वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है जी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ नॉन टर्म्स, तो नॉन टर्म्स जो है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो MU की वैल्यू कितनी थी 11407.5, ठीक है जी, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.87 FY की वैल्यू कितनी है 415, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर रिइंफोर्समेंट, और AST हमारे पास अननोन है क्योंकि हमने एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट ही कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अभी।
डी अभी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कितनी रहेगी हमारी 120, ठीक है जी, 120 माइनस Fy कितना है 415 इंटू AST अननोन है हमारे पास, और FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और B यहाँ पे क्या है विड्थ ऑफ द स्लैब 1 मीटर ले रखी है, तो यहाँ पे mm में सारी टर्म है, तो मान क्या लिखेंगे 1000 mm। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया है पुट की है, सारी की सारी वैल्यू जो नॉन टर्म्स थी उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो AST अननोन है, एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड क्या रहेगा वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टर्म्स यहाँ पे हमारे पास आएंगी, आफ्टर द कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारी AST की वो आने वाली है 54, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक टर्म बन रही है AST 7.58 AST स्क्वायर माइनस 43326 AST प्लस 11407.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक टर्म बन गई है, ठीक है जी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर वाली हमारे पास यहाँ पे क्या है एक टर्म बनी है। तो इसको हम क्या कर देंगे बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बायनोमियल थ्योरम यूज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस की, ठीक है जी। तो AST की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन, हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो आ रही है हमारे पास 45439 एंड 276.10। दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास AST की। तो जो हमारी वैल्यूज है नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि हमने नेगेटिव साइंस की जो हमारी यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, तो ठीक है जी। तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी हम कैलकुलेट करेंगे 276.10, ठीक है। तो AST की जो एक्चुअल में वैल्यू रहेगी हमारी क्या रहेगी 276.10 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ये है, कंसीडर किया हमने नेगेटिव वैल्यू को। एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ ऑफ द स्लैब कितना है हमारे पास, ये हमारा क्या है एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ, एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ ऑफ स्लैब, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना आ गया 276.10 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम मिनिमम एरिया स्टील रिक्वायर्ड चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम हम कितनी स्टील जो है मेन रिइंफोर्समेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास एरिया ऑफ 1 मीटर विड्थ के लिए तो आ गया है 276.10 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चेक कर सकते हैं जो हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट पे हम कितना प्रोवाइड करेंगे। माइल्ड स्टील दिया हुआ है तो उसके लिए अलग रूल रहता है, अगर हमारे पास HYSD स्टील है तो उसके लिए अलग रूल यूज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। तो अब चेक करने वाले हैं हम मिनिमम एरिया स्टील रिक्वायर्ड। चेक फॉर मिनिमम एरिया स्टील रिक्वायर्ड। क्या टर्म रहेगी फॉर HYSD स्टील, क्योंकि Fe415 हमने यूज किया है तो HYSD स्टील के लिए क्या है 0.12% ऑफ द 12% रहनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो मिनिमम एरिया रहता है, मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील इक्वल टू मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू 12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब 0.12 इंटू B इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई 100। ये टर्म हम यूज करेंगे फॉर HYSD स्टील।
ठीक है जी, 4 HYSD स्टील। ओके, तो 0.12 इंटू बी की वैल्यू विड्थ ऑफ द स्लैब, विड्थ ऑफ द स्लैब हमारे पास कितनी है 1000 mm और एवरेज लेंथ ऑफ द स्लैब कितनी है 150 बाय 100। तो यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आती है 180 mm स्क्वायर, 180 mm स्क्वायर। तो मिनिमम हम कितनी एरिया जो है स्टील रिक्वायरमेंट रहती है 180 mm स्क्वायर का एरिया जो हमारे पास है स्टील का होना चाहिए। तो हमारे पास हमने अभी 276.10 mm स्क्वायर निकाला, तो हमारी जो वैल्यू है वो यानी कि ये हमारी क्या है ओके है। ठीक है जी, हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कितना किया है यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन, स्टील प्रोवाइडेड 276.10 mm स्क्वायर। ठीक है जी, इतना प्रोवाइड किया है, ये क्या है ज्यादा है। ठीक है जी, मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट कितनी है ग्रेटर देन मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड 180 mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो यानी कि हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके। तो ये जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई कर रही है, मिनिमम हम 180 कम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे 270 यूज कर रहे हैं, तो ये टर्म जो है सही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मेन बार की बात करें तो जो हम ज्यूम रिक्वायरमेंट है जो स्टील की जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट की 276.10 mm, ये रिक्वायर्ड है, इतना हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और मिनिमम हम 180 यूज करते हैं, ये हमें दोनों बातें पता चली है। अगर हम यहाँ पे मेन स्टील, क्योंकि हम डिजाइन देख रहे हैं, तो मेन स्टील अगर हम कितने डाया का यूज करें तो वहां से हम प्रोवाइड कितना एक्चुअल में कितना प्रोवाइड मेन स्टील हम यूज कर रहे हैं वो भी हम देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो डायमीटर को मेन बार अगर, क्योंकि हम या तो 10 mm का स्टील यूज करते हैं या 12 mm का या हम 8 mm का, जो हम जब रिइंफोर्समेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, स्लैब के केस में, तो अब यहाँ पे हम अगर 10 mm ले लें, ठीक है जी, या 12 mm ले रहे हैं यहाँ पे तो सही रहेगा। अगर हम 10 mm ही लें तो देखते हैं हम एरिया कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी इसी स्टेप में हम देखेंगे जो एक्चुअल में हमने मेन स्टील जो प्रोवाइड किया वो कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अज्यूमिंग डायमीटर ऑफ मेन स्टील बार्स, अज्यूमिंग डाया ऑफ मेन बार्स, तो मेन बार्स का डाया हम 10 mm ले लेते हैं, 10 mm डाया बार्स हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं भाई मेन स्टील के लिए। तो एरिया ऑफ 1 बार यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ 1 बार, तो एक सरिये का अगर एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा π/4 × d स्क्वायर, यानी कि d यहाँ पे क्या है डायमीटर ऑफ द बार, तो π/4 × d हमारे पास 10 है, तो यहां से जो एरिया आएगा एक बार का, तो एक बार के लिए हमारा जो एरिया रहेगा 78.54 आ जाएगा, यहाँ से 78.54 mm स्क्वायर। तो एक सरिये का एरिया इतना है, तो हम कितने हम जो बार्स हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम कितनी यूज करें यहाँ पे, एरिया ऑफ 1 बार को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यानी कि A5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो यहाँ से स्पेसिंग भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्पेसिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज इक्वल टू, क्या रूल रहता है स्पेसिंग के लिए, A5 यानी कि एरिया ऑफ 1 बार इनटू विड्थ ऑफ द स्लैब बाय एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट कर रखा है, और एरिया ऑफ 1 बार हमें पता है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ 1 बार हमारे पास कितना है 78.54 mm स्क्वायर है, और विड्थ ऑफ द बीम कितनी है हमारे पास 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर विड्थ है, और AST अभी हमने फाइंड आउट किया, तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड हमारे पास कितना था 276.70, 276.70
276.10 आया था हमारे पास 10 mm²। ठीक है जी, ये वैल्यू आई थी। तो इस वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से स्पेसिंग निकल सकती है। तो स्पेसिंग हमारी जो 10 mm के डाया हम यूज कर रहे हैं, तो हम इनके लिए जो 10 mm का जो स्लैब में यूज करेंगे, तो वहां पे हमारा स्पेसिंग कितना होना चाहिए बार्स के बीच में। ठीक है जी, तो स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास आ रही है 283.84। 283.84 आफ्टर द कैलकुलेशन ये आएगी हमारे पास 283.84 mm की स्पेसिंग आएगी। तो यहां से हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें तो नियर अबाउट वैल्यू हम 280 mm ले लेते हैं। लेट द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 280 mm। ठीक है जी, लेट द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 280 mm। तो 280 mm यहां से हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हमारे पास वैल्यू जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिंग भी हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं स्पेसिंग के लिए। तो जो हमारी स्पेसिंग है 3D और 300 mm, दो कंडीशन रहती हैं। तो स्पेसिंग की बात चल रही है, तो यहाँ पे स्पेसिंग है दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 3D और दूसरी कंडीशन क्या है 300 mm। तो दोनों से जो कम वैल्यू है, इससे जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है जी, इट शुड नॉट बी लेस देन, इट शुड नॉट बी लेस देन दैट कंडीशंस। तो 3D 3 into D डेप्थ ऑफ द बीम कितनी है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब हमने जो कैलकुलेट की थी 120, तो 120 तो कितना हुआ 3 into 120 360 mm। ठीक है जी, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास 300 mm। तो इट शुड बी नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए जो हमारी क्या है स्पेसिंग है। स्पेसिफाइंग द सेटिस्फाई द अबव मेंशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स। तो बार्स की स्पेसिंग है जो कितनी होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी इतनी कम नहीं होनी चाहिए, तो 280 300 mm से। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं स्पेसिंग के केस में। और उसके बाद हम बात करते हैं क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स। तो बार्स के बीच में हम क्लियर स्पेसिंग की बात करें तो वो कितनी रहती है। ठीक है जी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, और मेन स्टील बार्स जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं 10 mm डाया बार्स के यूज किए हैं, और उसका हमने एरिया निकाला 1 मीटर लेंथ के लिए। जो हमारा एरिया आता है एक बार के लिए कितना एरिया रहेगा वो हमने कैलकुलेट किया, और आफ्टर द एरिया ऑफ 1 बार वी कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ बार्स। ठीक है जी, तो स्पेसिंग ऑफ 1 बार्स निकाल लेते हैं हम। क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, क्लियर स्पेसिंग स्पेसिंग सेटिस्फाई द अबव मेंशन क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है वो हमारा क्या है, वो स्पेसिंग क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही थी। तो अब हम निकाल रहे हैं क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स। बिटवीन बार्स 280 mm की हमारे पास क्या है स्पेसिंग है। अगर 10 mm का हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 270 mm हमारे पास क्लियर स्पेसिंग है बार्स के बीच में। ठीक है जी, बार्स के बीच में क्लियर स्पेसिंग कितनी है 270 mm। तो इट शुड बी मोर देन किससे ज्यादा होनी चाहिए, नंबर 1 इट शुड बी मोर देन डायामीटर ऑफ बार। डायामीटर ऑफ बार कितना है हमारे पास 10 mm, सेटिस्फाई कर रही है यह कंडीशन। ठीक है जी, और दूसरा क्या है नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्लस 5 mm। तो एग्रीगेट्स का नॉमिनल साइज क्या है 20 mm प्लस 5 mm इक्वल टू 25 mm। तो ये भी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या करेंगे प्रोवाइड 10 mm डाया
स्टील एट द रेट 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, प्रोवाइड 10 mm डायाबार्स स्टील एट द रेट 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है जी, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 280 mm यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है। ठीक है जी, दैट्स ओके। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ मेन स्टील हमने कैलकुलेट किया, और हमने क्या देखा, जो हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट है वो हम कितना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिंग कैलकुलेट की, एरिया ऑफ 1 बार हमने निकाला, तो उसके बाद हमने स्पेसिंग कैलकुलेट की, और उसके बाद देखा हमने जो हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार रहती है, क्योंकि 10 mm हम यूज कर रहे हैं तो स्पेसिंग में 280 ले रहे हैं, तो हमारे पास 270 क्या बचेगी, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स बचेगी। तो उसके बाद अब ये क्या होनी है, उसकी कंडीशंस हैं, ये जो क्लियर स्पेसिंग है इट शुड नॉट मोर देन डाया ऑफ द बार, और इट शुड नॉट मोर देन एग्रीगेट्स ऑफ द साइज ऑफ द एग्रीगेट्स प्लस 5 mm। ठीक है जी, तो दोनों कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन स्टील है वहाँ पे जो प्रोवाइड करने वाले हैं 10 mm डाया स्टील यूज करेंगे, और 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो हम यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या था, स्टेप नंबर 7। तो इस लेक्चर में हमने स्टेप नंबर 7 तक मेन स्टील के बारे में डिस्कस किया, एरिया हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, इसी क्वेश्चंस को हम, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। फर्दर जो हमारे स्टेप रहेंगे, ठीक है जी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और चेक फॉर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, और कंडीशंस को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।